हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी फिजिक्स 2013 के सॉल्यूशन और ये पार्ट 4 होगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 से 40 डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस फॉर एक्सेलरेटिंग। तो देखो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक्सेलरेट करने के काम आती है। किसको? चार्ज पार्टिकल को। चार्ज पार्टिकल यानी जिसमें चार्ज होगा वही एक्सेलरेट हो सकता है, तो न्यूट्रॉन तो नहीं हो पाएगा। दूसरा, इसमें जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो होता है R=mv/q/b। और इसमें हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करवा सकते। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल तो है लेकिन इसका मास बहुत कम होता है, तो कम मास की वजह से ये टारगेट पे हिट नहीं कर पाता और अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा और न्यूट्रॉन भी नहीं होगा। इसमें जनरली हम जैसे प्रोटॉन हो गया या फिर अल्फा पार्टिकल हो गया उनको एक्सेलरेट करवा सकते हैं, फ्री आयन भी इसमें एक्सेलरेट नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पर है तो चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट पर होगा तो अपने आसपास में वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब उसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। अगर वही चार्ज पार्टिकल किसी वायर में मान लीजिए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हम कहते हैं कि करंट फ्लो करता है, मतलब करंट फ्लो कर रहा है। द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसको क्या कहते हैं? करंट। तो ऐसे में जब करंट फ्लो कर रहा है तो आपको पता होगा किसी भी करंट कैरिंग वायर में उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, ठीक है, जिसको हम बी वेक्टर से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और यदि ये चार्ज पार्टिकल है वो मोशन में हो लेकिन एक्सीलरेटेड मोशन हो, तो जब एक्सीलरेशन होगा चार्ज पार्टिकल में तब वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। अगर जब वो वाइब्रेट करेगा तो उसमें एक्सीलरेशन होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, यानी कि करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, एक्सीलरेटिंग चार्ज। क्वेश्चन नंबर 33 में हम ये बताना है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लेजर का। तो पहले प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। देखो, जो लेजर लाइट होती है, लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो कोहेरेंसी इसकी प्रॉपर्टी, कोहेरेंसी मतलब जो लाइट होगी वो कोहेरेंट सोर्स होगी, आइडेंटिकल फोटोन होंगे उसमें, और इसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी हम कंट्रोल कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें लेजर अलग अलग कलर की दिखाई देती है। ये हाईली कंट्रोलेबल स्पेशल स्ट्रक्चर, स्पेशल का मतलब जो बीम होगी इसकी वो बहुत ज्यादा नैरो होगी, जबकि जो एलईडी नॉर्मल बल्ब होते हैं वो हर तरफ, हर डायरेक्शन में उनकी लाइट जाती है, इनकी एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी। और टेम्परेल स्ट्रक्चर यानी कि शॉर्ट पल्स में इसको जनरेट किया जा सकता है। एनर्जी स्टोरेज एंड रिट्रीवल यानी कि इंटेंस पल्स हम इससे भेज सकते हैं। और इंटरफ्रेंस आपने देखा होगा जब प्रैक्टिकल करते हैं आप इंटरफ्रेंस के डिफ्रैक्शन का, तो लेजर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि मोनोक्रोमेटिक होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस इशू, लेजर लाइट, देखो ये ही चीज है जो इसको खास बनाती है लेजर लाइट को। तो मैंने आपको बताया लेजर बीम हाईली इंटेंस होगी यानी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। लेजर बीम स्ट्रिक्टली मोनोक्रोमेटिक होगी, इसलिए इसका इंटरफ्रेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेजर लाइट इज हाईली पावरफुल एंड कैपेबल ऑफ प्रोपेगेटिंग ओवर अ लार्ज डिस्टेंस एंड आर नॉट इजिली एब्जॉर्ब बाय द वाटर, मतलब हाईली एनर्जेटिक है इसलिए काफी ज्यादा डिस्टेंस तक भी जा पाती है। और लेजर बीम इज आल्सो कॉल्ड हाईली डायरेक्शनल, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी। दिस बीम इज कोहेरेंट, ये तो मैंने आपको बता दिया है। तो इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? कोहेरेंस भी है, लाइट ये पोलराइज भी होती है, ब्राइटनेस भी इसकी बहुत ज्यादा होती है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बाई रिफ्रैक्शन। एक्चुअली जो बाई रिफ्रैक्शन है डिपेंड्स ऑन द पोलराइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अर्थ इज कॉन्ट्रैक्टेड टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस विदाउट एनी लॉस टू इट्स मास। तो आपको बताना है कि जो इट्स मास द डे विल बी, डे कितना हो जाएगा। तो एक्चुअली जब आप इसका रेडियस कम कर रहे हो, आर को डिक्रीज कर रहे हो, तो हम एक्सटर्नल कोई फोर्स तो लगा नहीं रहे ना, तो कोई टॉर्क लगा रहे हैं, तो इसका जो टॉर्क इक्वल टू dl/dt होता है। तो हम ये कह सकते हैं जब एक्सटर्नल टॉर्क में कोई जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो 0 है तो जिसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। अब जब उसका रेडियस चेंज कर रहे हैं तो उसकी जो एंगुलर स्पीड होगी वो भी चेंज हो जाएगी। अब वो कैसे निकाला जाए? नई एंगुलर स्पीड। मैं एंगुलर स्पीड क्यों निकालूंगा? क्योंकि आपको पता होगा ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t, तो ओमेगा पता चल गया तो टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं। तो क्योंकि L कांस्टेंट होगा तो हम ये लिख सकते हैं L इक्वल टू होता है I इंटू ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। सो सिंस एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, सो आई राइट
I1 विल बी इक्वल टू I2 और वी कैन से I1 ओमेगा 1 बराबर होगा I2 इंटू में ओमेगा 2 के। ठीक है, ओमेगा को मैं टाइम पीरियड में लिख सकता हूँ। ये I1 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए ये होगी इसकी एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा फर्स्ट केस में हाफ, जो स्फेरिकल अगर हम इसको कंसिडर करें तो स्फेरिकल बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है खास करके सॉलिड स्फेयर का, वो रहता है 2/5 mr का स्क्वायर। तो फर्स्ट केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5, मास में तो चेंज नहीं हो रहा है, तो I का फॉर्मूला होता है 2/5 mr स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे m, मास चेंज नहीं हो रहा है तो अभी रहने देते हैं R1 का स्क्वायर इंटू में ओमेगा 1 को मैं लिखूंगा 2π/T1। फिर यहाँ पर 2/5 मास सेम है, रेडियस अब कितना हो गया तो कॉन्टेक्ट टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस, तो मैं ये कह सकता हूँ R2 की वैल्यू जो होगी वो हाफ होगी R1 के। सो यहाँ पर R स्क्वायर आना था लेकिन R स्क्वायर मतलब R2 आएगा, R2 को हम क्या लिख रहे हैं, चलो पहले मैं इसको R2 ऐसे लिख ही देता हूँ, R2 का स्क्वायर इंटू में 2π/T2। यहाँ से 2/5m को कैंसिल कर देते हैं पहले तो R1 का स्क्वायर और 2π को भी कर सकते हैं। R1 का स्क्वायर अपॉन में T1 इक्वल आएगा R2 का स्क्वायर अपॉन में T2। सो वी कैन राइट दैट R1 कितना है, R1 को R1 ही रहने देते हैं, अपॉन में T1। R2 की वैल्यू कितनी है तो वह 1/2 ऑफ R1 इसका स्क्वायर इंटू में 1/T2। तो R स्क्वायर तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हम ये कह सकते हैं कि T1 की वैल्यू 2 2 जा 4 T2 हो जाएगा। तो जो नया टाइम पीरियड होगा T2 वो हो जाएगा 1/4 ऑफ T1, जो पहले टाइम पीरियड था उसका 1/4 हो जाएगा नया टाइम पीरियड जब हम अर्थ को हाफ कर दे रहे हैं। तो 1/4 इनिशियल टाइम मतलब कितना होता है 24 घंटे 24 आवर, तो 1/24 यानी कि जो T2 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 6 आवर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। लेकिन बहुत से क्वेश्चन में पूछे गए हैं ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए कि जो डिक्रीज होगा वो कितना डिक्रीज हो जाएगा, तो अगर ये पूछते कि कितने से डिक्रीज हो जाएगा तब तो हमें 24 - 6 यानी कि 18 करना पड़ेगा कि डिक्रीज हुआ कितना हुआ है, और अगर ये पूछ रहे हैं कि सिर्फ नया टाइम पीरियड कितना होगा तो वो 6 आवर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, टू बॉडीज ऑफ मास m1 और m2 हैव द एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 4:1 में, तो आपको बताना है कि उनका लीनियर मोमेंटम का रेशो कितना हो। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 12 mv², लेकिन मोमेंटम की जब बात आ रही हो तो तब यूज करो p²/2m। तो यहाँ से हम p इक्वल टू लिख सकते हैं 2m के मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो p1/p2 यानी कि जो मोमेंटम का रेशो होगा इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस m1 k1/2 m2 k2, या कंप्लीट फॉर रूट भी आप ले सकते हैं, ये हो जाएगा ट्वाइस m1 k1/2 m2 k2। अब उन्होंने बोला है कि हैव दिस एनर्जी रेशियो, यानी कि जो एनर्जी का रेशियो है वो 4:1 है। सो आई कैन राइट कि जो काइनेटिक एनर्जी k1/k2 है वो कितना है 4/1। तो यहाँ पर ये देखो k1/k2 आ रहा है, 2 से तो 2 कैंसिल कर देते हैं, तो ये बचेगा √m1/m2 इंटू में k1/k2, और k1/k2 की वैल्यू तो हमें पता ही है वो होगी 4, तो 4m1/m2 आ गया। अगर मोमेंटम का रेशो देखोगे तो p1:p2 ये कितना आ जाएगा, देखो इसको आप ऐसे तो लिख सकते हैं 2√m1/m2, तो ये आएगा √m1/m2, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विद द सेम वेलोसिटी हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो इनकी सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी हमें बताना है, और ये अल्फा बीटा प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। देखो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है, इसके लिए आप जनरली ये यूज कर सकते हैं λ=h/p डे ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। तो h/p p मतलब मास इनटू में वेलोसिटी, सिंस सभी की वेलोसिटी सेम है तो जो वेवलेंथ है, और h तो कांस्टेंट होता है सभी के लिए सेम होता है प्लैंक कांस्टेंट, तो जो वेलोसिटी है वेवलेंथ वेलोसिटी पर इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वेलोसिटी सेम है तो यहाँ पर हमें मास लिखना पड़ेगा, मास सबका अलग अलग होगा, वेलोसिटी सबके लिए सेम है, बोला सेम वेलोसिटी। तो जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर, तो जिसका मास सबसे कम होगा उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। अब इन सब में से मास किसका सबसे कम होता है, तो अब इनमें से सबसे कम मास किसका है, तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास क्या है 9.1 10⁻³
प्रोटॉन का मास होता है 1.67 10 की पावर माइनस 27, ये सब किलोग्राम में। न्यूट्रॉन का होता है 1.674 10 की पावर माइनस 27, ये सब प्रोटोनियम, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रोटॉन का मास का इलेक्ट्रॉन के मास से रेशो लोगे तो 1836.2 आता है। और अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो है 6.67 10 की पावर माइनस 27। सभी में आप देखो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल में 10 की पावर माइनस 27 आ रहा है, लेकिन जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 आ रहा है। तो सबसे कम मास तो यही हुआ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का, यानी कि बीटा पार्टिकल। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बीटा पार्टिकल, क्योंकि मास सबसे कम है इसलिए उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। 37 काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को आपको अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी तक ले जाना है। तो इनमें से कौन सी काइनेटिक एनर्जी ठीक होगी, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 12 mv², और यहाँ पर मैं यूज करना चाहता हूँ एस्केप स्पीड का, उसकी डेफिनेशन यूज करते हैं। एस्केप स्पीड की डेफिनेशन ये होती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकालना चाहते हो सच दैट कि वापस को अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड में ना आए, यानी कि आप इन्फिनिटी पर उसको पहुंचाना चाह रहे हो, तो हमें उसको किस स्पीड से फेंकना होता है? एस्केप स्पीड से। और एस्केप स्पीड का फॉर्मूला होता है √2gr। तो मैं इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा, r रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू ½ m। देखो ये है v इक्वल टू कितना है? √gr। तो v का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ट्वाइस gr। तो ½ m v² की वैल्यू ट्वाइस gr, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा mgr। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आपको बताना है कि थर्ड फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट कितनी होगी? वेवलेंथ लैम्डा है और रेडियस है nth जोन का rn। तो देखो जोन प्लेट में इस तरह के आपको अल्टरनेटिव ओपेक और ट्रांसपेरेंट सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, और जो फोकल लेंथ होती है वो वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू r का स्क्वायर 2p माइनस 1 इंटू में लैम्डा इंटू में n। अब rn क्या है? तो वो है रेडियस ऑफ द प्लेट, और वेवलेंथ यहाँ पर लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं। हमें थर्ड जोन के निकाले थे, तो p की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर 3। तो F इक्वल टू आ जाएगा rn का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में 3 माइनस 1 इंटू में n लैम्डा। सो इट विल बी इक्वल टू rn का स्क्वायर अपॉन में n लैम्डा, ये 6 माइनस 1 यानी कि 5 आएगा। तो rn स्क्वायर अपॉन में 5n लैम्डा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 है RMS स्पीड, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का रेशियो बताना है। देखो तीनों का फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं पहले। RMS स्पीड का फॉर्मूला होता है √3 RT अपॉन में m। एवरेज का फॉर्मूला होता है √8 RT अपॉन में m। और मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला होता है √2 RT अपॉन में m। अगर वैसे ये भी पूछा जाता है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732, ठीक है, √RT अपॉन में m। और √8 की वैल्यू होती है, यहाँ पर पाई भी आएगा एक्चुअली, तो √8 अपॉन पाई की वैल्यू आती है 1.59, और ये रहेगा √RT अपॉन में m। और √2 की वैल्यू 1.414 होती है, 1.414 RT अपॉन में m। अगर आप इसको बढ़ते क्रम में लगाना चाहते हैं तो सबसे कम कौन सी होगी? मोस्ट प्रोबेबल, फिर उसके बाद एवरेज, और सबसे ज्यादा होती है RMS की वैल्यू VRMS। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। फिलहाल हमें बताना है कि इनका रेशियो कितना होगा। तो देखो जब आप VRMS लिख रहे होंगे और V एवरेज, पहले VRMS फिर हमें लेना है एवरेज और फिर लेना है मोस्ट प्रोबेबल। तो जब आप रेशियो लोगे तो √RT अपॉन m तो सब में से हट जाएगा। पहले वाले से क्या बचेगा? √3, फिर सेकंड वाले से 8 अपॉन में पाई, और थर्ड वाले से क्या बचेगा? √2। अभी इस फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा √3 √2 अपॉन में पाई 2। यहाँ पर एक्चुअली पाई भी होना चाहिए अपॉन में, तो इसके हिसाब से मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये कहता है कि जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ बताता है लैम्डा इंटू टी कांस्टेंट होता है। किरचॉफ लॉ बताता है कि जो एमिसिव पावर होती है ब्लैक बॉडी की वो बराबर होती है एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी अपॉन में उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर। प्लैंक्स लॉ ये हमें बताता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी। और स्टीफन लॉ
एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सिग्मा, जो कि कांस्टेंट है, स्टीफन कांस्टेंट, टेम्परेचर की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। अब आप इन दोनों लॉ को देखो, जो मैंने आपको बताया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में और स्टीफन्स लॉ में, दोनों ही कहीं ना कहीं टेम्परेचर के डिफरेंस पर डिपेंड कर रही है, रिलेटिव फ्लोस ऑफ हीट। तो एक्चुअली न्यूटन्स लॉ जो है वो एक स्पेशल केस है, जब बायनोमियल थ्योरम लगा करके एक्सपेंड किया जाता है तब हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टीफन्स लॉ। और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं डिटेल में डिराइव करके दिखाऊंगा कि क्यों न्यूटन्स लॉ एक स्पेशल केस होता है स्टीफन्स लॉ।